आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बंगाल में दरअंदाजी के लिए टीएमसी हुकूमत जिम्मेदार, गैर कानूनी दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। कोची कारपोरेशन ने इंदिरा कैंटीन का किया इफ्तिताह। एक दिन का खाना 50 रुपए में फराहम कराया जाएगा। कम आमदनी वाले तबके को फायदा पहुंचाना है मकसद। हिंद अमरीकी तिजारती मुआहदे के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस का एहतजाज, मुआहदा मनसूख करने का मुतालबा। शहर में निकाली गई एहतजाजी रैली। पंजाब पुलिस ने आईएसआई से मुंसलिक दहशतगर्द और असलहा स्मगलिंग नेटवर्क का किया पर्दाफाश, हथियार समेत 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइल ने जनूबी लेबनान में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बनाया निशाना, 12 अफराद हलाक, महलूकी में डॉक्टर्स भी शामिल। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव पर रूसी हमला, मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले में 4 अफराद हलाक, 15 से ज्यादा जख्मी। और खबर तफसील से, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल का दौरा किया। एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी दरअंदाजों को मगरबी बंगाल में आने की दावत देती है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि रियासत में दरअंदाजी एक संगीन मसला बन चुकी है और इसके लिए टीएमसी हुकूमत की पॉलिसियाँ जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब भी गैर कानूनी दरअंदाजी के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो तृणमूल कांग्रेस उसकी मुखालफत करती है। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी इलेक्शन कमीशन आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करता है और वोटर लिस्ट को साफ करने की कोशिश करता है तो तृणमूल कांग्रेस उसके खिलाफ हमले शुरू कर देती है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। ये अद्भुत दृश्य है। ये आपका उत्साह, ये आपका जोश, बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है। जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। और मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने ऐलान किया कि चेन्नई और कोयम्बटूर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल जल्द तामीर किए जाएंगे ताकि बढ़ती हुई मुसाफिर सहूलतों पर कंट्रोल करना है। वजीर ने बताया कि कोयम्बटूर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल मौजूदा के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा, जिससे सालाना लाखों मुसाफिरों की सहूलत बेहतर होगी। इस तौसी मनसूबे को 2028 तक मुकम्मल करने की तवक्को है। Also like to share that since Narendra Modi ji has taken the leadership of the country as a Prime Minister, lot of focus has been put on civil aviation sector. We have increased the number of airports in the country from 74 to 166 today, and especially in Tamil Nadu also the infrastructure on civil aviation has been also developed at a mission mode. If you look at Chennai airport, we are building a new terminal with 2500 crores.
which will be inaugurated in few months. And this airport we have inaugurated 7 months before. Madurai, which was a 3-decade demand of being declared as an international airport, just 4 days back we have got the cabinet approval in the leadership of Honorable Prime Minister, and we have changed the name also into Madurai International Airport. Salem we have made it operational through Udan scheme. And then Coimbatore Airport, where there is a strong demand to increase the passenger capacity there to build a new terminal. केरला की कोची कारपोरेशन ने इंदिरा कैंटीन का आगाज़ किया है, जो आवाम के लिए सस्ते और मयारी खाने फराहम करने की एक सब्सिडी शुदा स्कीम है। इस कैंटीन में पूरे दिन का खाना सिर्फ 50 रुपये में दस्तयाब रहेगा, जिसका मकसद आम शहरियों और कम आमदनी वाले तबके को फ़ायदा पहुंचाना है। यह मनसूबा मेयर के 50 दिन के एक्शन प्लान में शामिल किया गया था, जो नए काउंसिल के ओहदा संभालने के बाद पेश किया गया। शहरी हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद शहर में सस्ती और साफ़ सुथरी खुराक की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है और खुराक की कीमतों के बोझ को कम करना है। पहला इंदिरा कैंटीन कारपोरेशन के एडापल्ली जोनल ऑफिस में कायम किया गया। इसका इफ्तिताह केरला असेंबली के अपोजिशन लीडर ने किया है। 50 രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ ഭക്ഷണം. രാവിലെ ഇഡലി 10 രൂപയ്ക്ക് 3 ഇഡലി സാമ്പാർ ചമ്മന്തി, ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞിയുണ്ട് 30 രൂപ, നൈറ്റ് ചപ്പാത്തിയും വെജ് കറിയും 10 രൂപ. 50 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളതാണ് കൊച്ചി മേയറിൻ്റെ ആശയം. समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने मुंबई में गैस बहरान और बैनुल-अक़वामी जंगी सूरत हाल को लेकर मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा आलमी जंगी बहरान के दौरान भारत के पास दुनिया को अमन का पैगाम देने और विश्व गुरु बनने का एक बड़ा मौका था, लेकिन नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत इस समत में कोई मौसर कदम नहीं उठा सकी। संभल मस्जिद के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया गया, लेकिन बीजेपी नफ़रत की सियासत करती है और समाज को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि हर मजहब अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। कि विश्व गुरु बनने का जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, हमारा देश विश्व गुरु बन सकता था अगर युद्ध ना होता। युद्ध को रोकने में अगर प्रयास हुआ था तो आज हमारा देश दुनिया में विश्व गुरु होता। भारतीय जनता पार्टी नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जबकि सब धर्म हमें एकजुट होने का मौका देते हैं, अमन शांति का पैगाम देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, यही हमारी पहचान रही है। अभी कितने छोड़े गए ये सच्चाई किसी को नहीं पता है। कोई कह रहा 1 छोड़ा गया है, कोई कह रहा 4 छोड़े गए हैं। ये सरकार बताए कितने छोड़े गए। ये सवाल इसलिए अखिलेश जी क्योंकि सत्ताधारी कह रहे हैं ये कूटनीतिक जीत है, सत्ताधारी इसे कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी हारी है, फिर हारेगी। उत्तराखंड के वज़ीर आला ने टनकपुर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एक जदीद कार्डिक एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ किया। ये एम्बुलेंस हंगामी दिल की बीमारियों के मरीजों को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद हंगामी हालात में दिल के मरीजों तक बर वक्त रसाई और बेहतरीन इलाज यकीनी बनाना है। भारत में एलपीजी की कमी के बाद कई घर और होटल सब कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले यह सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये अहम ईंधन बन गया है। जयपुर में दुकानदारों ने बताया कि पहले लोग 50 किलो कोयला इस्तेमाल करते थे, अब 150 किलो से ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। कीमतें बढ़ गई हैं और दस्तयाबी महदूद हो गई है, क्योंकि कोयला झारखंड से आता है और पहुँचने में कई दिन लगते हैं। वहीं वाराणसी में घरों और ढाबों में भी लोग कोयले से खाना पकाने लगे हैं। कुछ लोग पहली बार कोयला खरीद कर बच्चों के लिए रोटियां बना रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो लकड़ी की और कोयले की डिमांड थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये होटल रेस्टोरेंट वाले ये आप लोगों के थे संपर्क में? पहले से भी संपर्क में थे, पर जो लोग जहाँ पे 50 किलो यूज़ करते थे वो अब 150 किलो यूज़ करने लग गए। और अब लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि क्या पता गैस मिले नहीं मिले, तो इसलिए लोग एक्स्ट्रा स्टॉक करने में लग रहे। हाँ डील करते थे, हम घेवर बनाते थे, तो मैंने 8-10 साल से बंद कर दिए थे, कोयले गैस जलाते थे। तो अब गैस की डिमांड हो, गैस मिल नहीं रही, तो हम कोयले जला के
और हमारा काम चलाते हैं। गैस महंगा हो गया इसलिए हम पहले गैस यूज करते थे, अब लकड़ी लेके जा रहे हैं, उससे खाना बनाएंगे। गैस की शॉर्टेज है तो भट्टियाँ कोयले की लगाई हुई है, तो कोयले की भी शॉर्टेज चल रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कोयले की भी शॉर्टेज चल रही है, इसलिए कोयले लेना है। कीमतों में फ़र्क आया है, दोनों कोयले में, पत्थर वाले में भी और लकड़ी वाले में, दोनों में कोयलों में फ़र्क आया है। पहले करीब पत्थर वाला स्टार्टिंग 25 था, 35 के आसपास हो गया है, और लकड़ी वाला भी करीब 35-30 था, वो 50 के आसपास पहुँच गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज होने से पत्थर का कोयला, जिसको हम हार्डकोक बोलते हैं कोयले की भाषा में, उसकी शॉर्टेज कोयले की ना होके समय की शॉर्टेज है। वहाँ से आ नहीं पा रहा है। वहाँ से समय है 5-6 दिन आने का, वहाँ गाड़ियाँ लोड है हमारी, अब 5-6 दिन का जो रास्ते का समय है वो ही लगना है। हाँ, कोयला उसी के लेके जा रहे हैं, ये क्रीम डाल के रोटी बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे हम लोग। नहीं, कभी नहीं खरीदा, अभी पहली बार खरीदा है कोयला। हाँ, 50 रुपये किलो, हमारे वहाँ 70 रुपये किलो मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ से लेने आए 50 रुपये, 20 रुपये। तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद में कांग्रेस कारकुनों ने भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाले तिजारती मुआहदे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मुआहदे को मनसूख करे, क्योंकि ये मुआहदा मुल्क के किसानों और छोटे ताजरों के मफादात के खिलाफ है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि अवामी मफाद में ऐसा कदम ज़रूरी है और हुकूमत को मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मुजाहरे के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए और पुलिस ने अमन अमान को यकीनी बनाया। एहतजाज के दौरान कांग्रेस कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। See, one thing is very clear. Our Prime Minister Narendra Modi is compromised. Be it the Adani files in America, be it the Hardeep Puri's involvement with Epstein, be it Anil Ambani's involvement in Epstein, all these constitute to the fact that Narendra Modi is silent only because he surrendered to Donald Trump. Even when America is saying that we will not allow India to grow on par with China, we will not allow India, we are giving India only 30-day permission to buy oil from Russia, Narendra Modi is not responding. The government is not responding. How can an independent country dictate terms to the biggest democracy in the world? People of India are not going to tolerate this. All our prime ministers have maintained a non-aligned policy. We have very categorically stated that Iran has always been a friendly ally of India. When 54 Islamic countries were against India and supported Pakistan on the Kashmir issue, Iran was the only nation supporting India. We are not asking Narendra Modi to take sides with Iran, but when the supreme leader of a particular country is killed, and moreover that country was supporting India. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के कारकुन सोनम वांगचुक के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की मनसूखी को सराहते हुए कहा कि वो गलत तौर पर गिरफ्तार हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने हालिया अमेरिका और इसराइल मुखालिफ एहतजाज में गिरफ्तार नौजवानों को नेक नियति के तौर पर रिहा करने पर जोर दिया। उन्होंने वादी में अमन और सैर सयाहत के फ़रोग़ की भी उम्मीद जाहिर की। उसको तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना ही गलत था, और वो भी NSA के तहत। अब चलिए, वो रिलीज़ हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहें, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। As we have constantly been making the case that people facing minor charges or those who have spent longer in jail than their sentence would otherwise be should be released. And I think given the sanctity of this month, the holy month of Ramzan, Eid is almost a week away now, it would be in the fitness of things that similar to what was done with Sonam Wangchuk, you do in other places also. Do it here. Those youngsters who were detained last week, those who had FIRs, many of them are first-time offenders. Many of them hardly participated in a protest.
पंजाब पुलिस ने अमृतसर में एक इंटेलिजेंस दहशतगर्द और असलहा स्मगलिंग मॉड्यूल को तोड़ दिया है, जिसके दौरान 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया और AK-47 राइफल और ग्लॉक पिस्तौल जैसा असलहा बरामद किया गया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ किया कि गिरफ्तार अफराद बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ते में थे और असलहा स्मगलिंग के नेटवर्क के जरिए रियासत के अंदर असलहा पहुंचा रहे थे। पुलिस ने मजीद कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में गुरदासपुर में एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाने की मुमकिन साजिश को भी नाकाम बनाया गया, जिसे मुल्ज़िमान अंजाम देने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हुकाम ने बताया कि तहक़ीक़ात जारी है और मुमकिन मकामी माविनीन और राब्तों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेरर क्राइम, उसमें अमृतसर रूरल पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब हमारी टीम ने एक ISI स्पॉन्सर्ड एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया है। इसमें 12 तारीख को हमारी टीम ने इन एन इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन 2 लोगों को एप्रहेंड कर लिया इन द एरिया पुलिस स्टेशन करिंडा। तो उसमें फिर जो वो व्हीकल लेके जा रहे थे, वी रिकवर्ड 1 AK-47, 3 पिस्टल्स एंड कुछ एमुनेशन 36 राउंड्स हमें बरामद हुए। तो इसमें एक FIR नंबर 80 ऑफ ईयर 2026 वाज रजिस्टर्ड इनिशियली अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्म्स एक्ट। बाद में इसमें UAPA भी इन्वोक हमने कर दिया है। सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ सामने आई है कि दे वर रन बाय फॉरेन बेस्ड हैंडलर्स। उनके साथ इनका तालमेल था थ्रू एनक्रिप्टेड एप्स, उस पर बात होती थी इनके साथ। एंड ये जो पर्पज़ है, ये जो वेपन्स इनके पास आए थे, द आइडिया वाज टू हार्म सम पुलिस पर्सोनल। तो बट हमारी टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम करके तो इसको टाइमली इंटरसेप्ट करके जो इनका नापाक जो मंसूबा था उसको नाकाम कर दिया है। सर, इसके कोई हैंडलर के सामने है कि पाकिस्तान के साथ कोई? वी हैव सर्टेन डिटेल्स ऑन द हैंडलर्स, तो वो अभी पुणे के कुंडवा इलाके के करीब वाक़े भोरी गांव में गुज़श्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां रोज़ा इफ्तार के लिए गए चंद मुस्लिम नौजवानों पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया गया। इतलात के मुताबिक कुंडवा से कुछ मुस्लिम नौजवान इफ्तार करने के लिए भोरी गांव के गए थे। अचानक तकरीबन 200 से 250 अफराद पर मुश्तमिल कुछ हिंदू तंजीमों के कारकुन वहां जमा हो गए और उन नौजवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 5 से 6 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए कुंडवा के मकामी अस्पताल और पुणे के सासवन अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ज़ख्मी नौजवानों का कहना है कि उन पर अचानक हमला किया गया और हमलावरों ने मारपीट के दौरान मुबैना तौर पर यह कहा कि तुम मुसलमान यहाँ रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकते और ना ही इस गाँव में टोपी पहन कर आ सकते हो। इस दौरान गाली गलौज और तशद्दुद की भी इत्तलात सामने आई। आज जो है पूना से करीबन 15 किलोमीटर के करीब दूरी पर एक ड्यूरी गांव है, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लड़के जो है इफ्तारी के लिए वहां पर गए थे। अचानक तकरीबन जैसा कहना है कि 250 से 300 लोगों ने अचानक उन पे हमला कर दिया, ये कह करके आप लोग यहाँ पे इफ्तारी नहीं कर सकते, और अलग अलग तरीके से उनको गाली दी गई। जिन लोगों को मारा गया, कुछ नौजवान हमारे साथ है। क्या हुआ था, क्या पूरी डिटेल बताइए। हम लोग वहाँ पर इफ्तारी करने गए थे। हम लोग, हमारा ग्रुप ऐसा है कि हम लोग एक साथ पूरे रमज़ान के अंदर पूरा ग्रुप जमा होकर एक साथ इफ्तारी करने जाते थे। तो वो जो स्पॉट पे जाते थे वो स्पॉट बंद था, तो हम लोग सोचे कि वहाँ से बीवरी साइड में जाके हम लोग सब चीज़ मतलब उधर जाके सब फ्रूट स्वीट्स काट के हम लोग कर देंगे। हम वहाँ पहुँचे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में 15 मिनट में जैसे खजूर और पानी पी रहे हैं, पूरे 150-200 लोग गाड़ी पे ट्रिपल सीट डबल सीट सब पहुँच गए और उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, एकदम बेरहमी से मारना चालू कर दिया। तो हमारे इसमें जितने थे वो थोड़े बच के निकल गए वहाँ से। हम लोग जो पकड़े गए, मैं जैसे अफनान और जैसे एक परवेश करके दोस्त थे, वो हम लोग सब पकड़े गए। उन्होंने हमको एकदम बेरहमी से मारा, मतलब मेरे इतना, मतलब उनको कुछ रहम ही नहीं था, तो मतलब 20-25 लोग तो अकेले मुझे मारे। तो क्या मतलब कुछ बोल रहे थे मारते समय या कुछ इस तरह? उन लोग का इतना ही था, उन लोग सिर्फ गाली दे रहे थे, लांडिया बोल रहे थे बस, और कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ मार रहे। उन लोग का ऐसा था सर कि आना नहीं होता, यहाँ पे कोई मुस्लिम आना नहीं चाहिए। उनका ये था कि टोपी निकाल दो। हम लोग ने पटानी पहने थे, वो लोग ने हमारे पटानी फाड़ दिए, टोपी नीचे फेंक दिए। वो लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि मुस्लिम यहाँ पे हमको मांगता नहीं। उन लोग का ये मोटिव था। ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है हम लोग को, हम लोग सब सुन रहे
कि पूना में जातिवाद नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, पर आज हम लोग ने ये फेस किए। लेबनान की वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ बताया कि जनूबी लेबनान के एक बुनियादी सेहत मरकज़ पर इसराइली हमले में कम से कम 12 तिब्बी अमले के अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वो बुर्ज कलाबिया में इसराइली फ़ज़ाई हमले में जाँ बहक होने वाले तिब्बी कारकुनों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं, जहाँ शहर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक हमले के वक्त मरकज़ में ड्यूटी अंजाम देने वाले 12 अफराद, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सें शामिल थीं, हलाक हो गईं, जबकि एक तिब्बी कारकुन जख्मी हुआ। हुकाम के मुताबिक मलबा तले मुमकिन मुतासरीन की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। वाज़ेह कि इसराइल इससे कबल भी सेहत के मरकज़ पर हमला किया था। रूसी तेल पर आयद पाबंदियों में मुमकिन नरमी के मामले पर भारत में अमेरिका के सफ़ीर सर्गियो गोर ने कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए भारत अमेरिका का एक अहम शराकतदार है। अपने बयान में सर्जियो गोर ने कहा कि दुनिया भर में तवानाई की मंडी को मुतवाज़िन और मुस्तहकम रखना इंतहाई ज़रूरी है। उनके मुताबिक इस मकसद के हुसूल में भारत का किरदार बहुत अहम है और दोनों ममालिक इस हवाले से करीबी ताउन कर रहे हैं। President Trump, since day one, has gotten involved in trying to end conflicts around the world. And I know Prime Minister Modi agrees with him in trying to bring this war between Russia and Ukraine to an end. This has been going on for 4 years. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के अहम कर्क जजीरे पर मौजूद फ़ौजी तनसीबात को तबाह कर दिया है, जो ईरान के तेल नेटवर्क के लिए नहायत अहम मकाम समझा जाता है। सदर ट्रंप ने मज़ीद खबरदार किया कि अगर ईरान अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में मदाखलत जारी रखता है तो उस जजीरे पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को भी अगला हदफ बनाया जा सकता है। कर्क जजीरा खलीज फ़ारस में ईरान के साहिल से दूर वाक़ एक छोटा मरजानी जजीरा है, जो ईरान की तेल बरामदात के लिए एक मरकज़ी मकाम की हैसियत रखता है। तेल ईरान के लिए अहम आमदनी का ज़रिया है, जिससे हुकूमत और फ़ौजी अखराजात पूरे किए जाते हैं। इसराइली दिफाई अफवाज ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के खलाई एजेंसी के मरकज़ी तहक़ीक़ी मरकज़ और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बनाने वाले कारखाने को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इस तहक़ीक़ी मरकज़ में स्ट्रेटेजिक नौइयत की लेबॉर्ट्री कायम थी, जहाँ अस्करी मकासद के लिए सेटेलाइट टेक्नोलॉजी की तैयारी, इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने और मशरक़ वस्ता में अहदाफ पर हमलों की रहनुमाई जैसे मनसूबों पर काम किया जाता था। इसराइली दिफाई अफवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उन्होंने ईरानी हुकूमत की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से मुतल्लिक़ मुतादिद पैदावारी मकामात को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन के दरहुकूमत केव के इलाके पर रूस की जानिब से किए गए मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन हमले कम से कम 4 अफराद हलाक जबकि 15 ज़ख्मी हो गए हैं। केव रीजनल इंतज़ामिया के सरबरा मिकोला कलाशानिक के मुताबिक ये हमला जुमे की रात किया गया, जिसमें कई इलाकों को निशाना बनाया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि ज़ख्मी होने वालों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है और इनमें से 2 की सर्जरी की जा रही है। हुकाम के मुताबिक हमले में 4 अजला मुतासर हुए, जहाँ रिहायशी इमारतों, तालीमी इदारों, कारोबारी मराकज़ और अहम बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुँचा। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। फ्रांस ने कहा कि वो इसराइल और लेबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने लेबनान के सदर, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के स्पीकर से बात की। मैक्रोन ने मज़ीद कहा कि हिजबुल्लाह को फौरी तौर पर अपनी लापरवाही में इजाफे को रोकना चाहिए, जबकि इसराइल को किसी भी बड़े पैमाने पर हमले को तर्क करना चाहिए और अपने बड़े फ़ज़ाई हमलों को रोकना चाहिए। मैक्रोन ने कहा कि लेबनानी रहनुमाओं ने कहा कि वो इसराइल के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हैं। खबर दिन भर में फ़िलहाल उतना ही। आदाब।